ज़्यादा आएंगी, क्योंकि एक तो मैं हेडफोन के बगैर लेक्चर ले रही हूँ, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि क्या अगर आप लोगों की आवाज़ें भी इस वीडियो में रिकॉर्ड हों तो फिर उससे कोई हेल्प होती है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने जल्दी से रिवाइज कर लें हम ज़रा पिछले लेक्चर के कंटेंट्स, फिर आगे चलते हैं। जी बताइएगा, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? मैम क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया था और मैम क्लासिफिकेशन, कंबाइंड ओके, ऑपरेशन देखा था मैम उसके ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और उसके अलावा मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को देखा था, उनका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा था, उनकी आउटपुट इक्वेशन देखी थी। ठीक है, इसमें मैम एक्यूमुलेटर था, मूविंग एवरेज फिल्टर था, वेरी गुड, ठीक है, और उसके अलावा मैम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम देखी थी हमने, स्टैटिक और डायनेमिक, और ये कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, अनस्टेबल, और उनकी बेसिस पे जो हमने सिस्टम इक्वेशन लिखी थी पीछे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, उनको क्लासिफाई किया था। ओके। हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स की क्वेश्चंस देखी थी, कुछ लगभग 3 के करीब सिस्टम से, फिर कॉम्युलेटर देखा था, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज फ़िल्टर देखा था, और फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा था, और उसमें हम लोगों ने, जैसे कि आपने बताया कि हमने 3 सिस्टम्स देखे थे, ठीक है, जो कि मतलब स्टेबल, अनस्टेबल, हाँ वो एंड पे देखा था हम लोगों ने। स्टेबल, अनस्टेबल, स्टैटिक, डायनामिक। जैसे स्टैटिक सिस्टम्स को हम विदाउट मेमोरी भी कहते हैं, और इसके जो ऑपोजिट सिस्टम होता है डायनामिक सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम विद मेमोरी सिस्टम या मेमोरी सिस्टम भी कहते हैं। और एक और तरह की टाइप थी विच वाज कॉजल, और इसके बरक्स जो सिस्टम होगा दैट वुड बी नॉन कॉजल, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये जो 3 इक्वेशंस देखी थी, और फिर ये 2 सिस्टम्स और थे, हम लोगों ने इनको ज़रा बारी-बारी देखने की कोशिश की थी कि इनमें से स्टेबल, अनस्टेबल कौन सा है, स्टैटिक, डायनामिक कौन सा है, कॉजल, नॉन कॉजल कौन सा है। अच्छा जी, अब ये जो पिछले लेक्चर के एक समरी आपके सामने लिखी हुई है, क्या इसमें से किसी का सवाल है? ओके, फिर हम चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन के ही टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। हम लोगों ने कल ये 3 तरह की टाइप्स कर ली थी। आज 2 और चीज़ें हम लोगों ने देखनी है जो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और ये 2 एंड पे इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो बाकी कोर्स होता है, एटलीस्ट अंडरग्रेड लेवल का, इन जनरल और डीएसपी इन पर्टिकुलर, उसमें हम यही अज्यूम करते हैं कि सिस्टम में कम से कम ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर हैं, और वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें से एक है, मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ क्योंकि हम ए बी सी कर चुके हैं कल, ठीक है। हम सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर वो टाइम इनवेरिएंस उसमें हो तो वो मतलब क्या कंडीशन उसमें होगी, क्या कंडीशन वो फुलफिल करेगा कि सिस्टम एक टाइम सिस्टम टाइम इनवेरिएंट हो, और उसके बाद जो आखिरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो सिस्टम की लिनियरिटी होगी। तो ये टर्म जो है ना, आपने एलटीआई सिस्टम्स ये बहुत दफ़ा सुनी होगी या आगे बहुत दफ़ा सुनोगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये हमारी कोई एक बड़ी बेसिक assumption होती है, और उसकी वजह मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि टाइम इनवेरिएंस और लीनियरिटी को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ सिस्टम्स के ऊपर लगाते हैं। अच्छा जी, अब टाइम इनवेरिएंस जो सिस्टम फॉलो करता हो या फुलफिल करता हो, उसका मतलब जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगी कि आपको इसके बारे में क्या पता है। अगर हम अपने इनपुट सिग्नल को डिले करें, ठीक है, और बाय एनी फैक्टर एन नॉट, ठीक है, और उस जाहिर सी बात है कि डिले ब्लॉक के आउटपुट पे हमारे पास कोई इस तरह की ये वाला सिग्नल आएगा, ठीक है। कुछ हम लोगों ने एन नॉट्स में डिले डाल दिया, एन नॉट सैम्पल्स का। अच्छा, अब ये डिलेड
इनपुट सिग्नल हम अपने सिस्टम को दें और उसके बाद हम उसकी आउटपुट को रिकॉर्ड करें। लेट्स नेम दिस आउटपुट एज y1 ऑफ n। अच्छा, फिर ये एक हमारा स्टेप हो गया और एक और हम चीज़ ये करें कि हम अपने इनपुट सिग्नल को या किसी इनपुट सिग्नल को सिस्टम से गुजारें। अच्छा, अब जब इनपुट को सिस्टम से गुजारेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगी दैट वुड बी y ऑफ n, और फिर इस y ऑफ n को डिले करें। ठीक है, ये जो डिलेड आउटपुट है ये प्रेजेंट इस तरह से की जाएगी, लेकिन इसका नाम हम y2n रख लेते हैं। अच्छा, अगर y1n बराबर हो y2n के, तो ऐसा तो ये सिस्टम कैसा होगा? मतलब सिस्टम के बारे में हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? मैम टाइम मैम ये जो लैपलॉस हम जब यूज करते हैं ना, तो उसमें भी मैम इसी तरह की एक टर्म होती है। अच्छा, एग्जैक्टली उसका नेम नहीं आ रहा मैम। उसमें ये होता है कि अगर इनपुट आप डिले करके दें या बाद में डिले करें या उनको दोनों को ऐड करके दें तो सेम आना चाहिए रिस्पॉन्स। उस टर्म का नेम नहीं आ रहा, लेकिन कुछ उससे रिलेट कर अच्छा, रहा है। आई एम सॉरी कि मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली हम इस मतलब ये टाइम इनवेरियंस के बाद जब लिनियरिटी पढ़ेंगे तो लिनियरिटी में भी यही चीज़ होगी कि ऐड करके दें, और हम जा उसी तरफ रहे हैं। मतलब हम भी कुछ इसी तरह का कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि जब क्लास में आप ये चीज़ करते हो तो आप मतलब उस टॉपिक का नाम या उस कॉन्सेप्ट का नाम उसमें क्या होता है। आप लोग आजकल ये पढ़ रहे हो अपने कंट्रोल सिस्टम्स पे? मैम रिपीट कर सकती हैं जो आपने बात पूछी अभी? मैं कह रही थी कि आप लोग आजकल ये कंट्रोल सिस्टम्स में पढ़ रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट आपने लैप्लास का जिक्र किया जिसका? मैम कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं ना, तो जब वो स्टार्ट किया था ना हमने, जी, तो सर ने कहा था कि सिस्टम्स के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है। मैम उसके बारे में था। ओके, तो ओके, वहां से कुछ था। ठीक है। चलो, अगर आपको ज़हन में आए कि वहाँ पे जब आप लैप्लास के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ते हो तो उसका उसका उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? हो सकता है कि रिलेटेड ही हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहरहाल सेम रहेगा ना। बेशक हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं। बाय द वे, लैप्लास हमेशा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स और सिस्टम्स पे लगता है, ठीक है? मैम वो लैप्लास का नहीं था शायद मैम, वो था जब हम सिस्टम्स के बारे में कुछ करते हैं ना मैम, उस टाइम में मुझे ना कंसेप्ट का नाम नहीं आ रहा था, हालांकि मैं पढ़ के गया हुआ था, अभी भी वो नाम नहीं आ रहा। इसका तो मैं क्या आपने फिर ठीक बता तरह नहीं दूंगा पढ़ा। मैम। अच्छा, चलिए, मैम आपको एक दफ़ा और पढ़ने की ज़रूरत मुझे है। ना वो नाम नहीं दिन में आ रहा है, चीजें भूल जाती हैं इसका। ओके, इट्स ओके। चलो, एज़ लॉन्ग एज़ आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ठीक है। लेकिन ये ज़रा आगे से कहते हैं ना, सबका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है? मैम कल नाम भी बता दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप ये चीज़ समझ आई कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है? एक दफ़ा इनपुट को डिले करके सिस्टम से गुज़ारा है और एक दफ़ा सिस्टम की आउटपुट को डिले किया है। और फिर हम लोगों ने ये चीज़ कही है कि अगर हमारे पास y1n और y2n दोनों सेम हो तो ऐसा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है कि उसको टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता। इनपुट डिले करके दी जाए या इनपुट मतलब सिस्टम को टाइम पे दी जाए, टाइम से सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम इनपुट को हम फ़ौरन ऑन कर दें या हम सिस्टम को ऑन कर दें और इनपुट को 5 मिनट के बाद दें, तो इस वजह से सिस्टम की आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। नो, दैट वोंट बी द केस। तो ऐसा सिस्टम जो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है उसको हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। और अगर ज़ाहिर-सी बात है, अगर y ऑफ 1 n वो इफ़ इट वोंट बी इक्वल टू y2n, तो ऐसा सिस्टम टाइम वेरिएंट कहलाएगा, जिसको टाइम से फ़र्क पड़ेगा। जो टाइम चेंज होगा तो सिस्टम की आउटपुट वेरी करेगी। ठीक है? अच्छा, इसकी हम कर लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। अच्छा, दोनों एग्ज़ाम्पल मेरे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम्स की ही हैं, और उसकी वजह ये कि मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि n के साथ जब कोई स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब उसकी स्केलिंग हो रही होती है, रिवर्सल हो रहा होता है, तो वैसे सिस्टम्स हमेशा टाइम वेरिएंट होते हैं। ठीक है? अगर n के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो एज़ लॉन्ग एज़ आई कैन रिमेंबर ऐसे सारे सिस्टम्स टाइम इनवेरिएंट ही होते हैं। ठीक है?
अच्छा, आप लोगों ने अब ये टाइम वेरिएंस या मैम इनवेरिएंस मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा सिस्टम होता है? टाइम वेरिएंट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब टाइम इनवेरिएंस को एसएनएस में पढ़ा था तो आप लोग उसको किस तरह से फिगर आउट करते थे? मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या होती थी आपकी, कुछ याद है? अरे बेटा, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मुझे समझ आ गई कि आप लोग कैसे करते थे। अच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज़ आसान लगी है तो हम इससे आगे चलें? अगर समझ नहीं आई तो फिर मैं आपको उस मेथड से बता दूँगी, दूसरा वाला जो सवाल होगा। ओके, एक सवाल हम इस मेथड से ट्राई कर लें। मैम दो आना तो है, आप एक इससे करा दें, एक उससे करा दें। ओके, चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमने चेक ये करना है कि हमारा जो सिस्टम है, इफ़ इट इज़ डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, तो वेदर इट इज़ टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, ठीक है। तो जो हमारी पहली वाली ब्रांच है उसमें, उसके हिसाब से अगर हम अपने एक्स ऑफ एन को देखें और उसको हम एक डिले ब्लॉक से गुजारें, तो इसकी जो आउटपुट होगी दैट वुड बी एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम से गुजारें। अब सिस्टम क्या कर रहा है बेसिकली, ये सिस्टम इनपुट पे कैसे काम कर रहा है? मैं उसको फोल्ड कर रहा है और +2 का डिले दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। ये टाइम के फैक्टर को फोल्ड कर रहा है या रिवर्स कर रहा है, ठीक है, और उसमें 2 ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम, मतलब अब देखो ना, ये हम लोगों ने इसको एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट लिख दिया, लेकिन इसके पास तो ये जो सिग्नल आ रहा है सिस्टम के पास, वो तो सैंपल की टर्म्स में होगा ना। इसको तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिलेड सिग्नल है, राइट। उसके लिए तो ये सारे का सारा जो मतलब आर्ग्यूमेंट है, ये वाला, ये इसके लिए एक एक टाइम इंडेक्स है। तो सिस्टम आउटपुट पे क्या देगा? माइनस एन प्लस एन नॉट एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट के साथ ही लगाएगा माइनस, और मैं इसको थोड़ा सा ना चाह रही हूँ कि एक ही लाइन में लिखा जाए। अच्छा, एन माइनस एन नॉट के साथ लगाएगा माइनस और उसमें 2 ऐड करेगा, और ये मतलब इसको हम इस तरह से कह सकते, ये सिस्टम की आउटपुट होगी, ठीक है। ये बात समझ आई है? वाई होगा मैम ये वाई वन एन, चलो मैं इसको कह देती हूँ, यस। ओके, ये बात क्लियर है कि कैसे हुआ है? यस अच्छा जी। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने चेक करनी है वो ये कि हमारा इनपुट सिग्नल गुजरता है सिस्टम से, और सिस्टम उस इनपुट सिग्नल के टाइम इंडेक्स को रिवर्स करके उसमें 2 का शिफ्ट डालता है। और अब हम जब इसको डिले से गुजारेंगे, डिले करेंगे, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, बता सकते हो? माइनस माइनस एन नॉट आ जाएगी। मतलब ये तो उसके लिए सारा अब टाइम इंडेक्स है ना, ठीक है। इसने इसमें डिले डाल देना है, ठीक है। ये समझ आए कि कैसे लिखा है? पहले वो किसी की किसी के माइक में या उसमें बड़ी डिस्टॉर्शन है। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन आप सारे ही दफ़ा अपना अपनी आवाज़ को म्यूट कर लो, ठीक है। और हाँ जी, अब मुझे बताओ कि मतलब वन बाय वन प्लीज़ अपना माइक जो है वो उसको अनम्यूट करना, कि ये समझ आई है कि ये कैसे लिखा है? यस मैम ओके, उसने इसे एज अ टाइम ही लिया है माइनस एन प्लस हाँ, 2 को और उसमें तो बस डिले ऐड यस, कर दी। क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि ये शिफ्टेड सिग्नल है, उसके पास तो ये सैंपल्स की टर्म्स में आ रहा है, तो उसने सिंपली सैंपल को डिले करना है,
मतलब ये तो उसके हमारे हम लोगों ने n लिखा है, लेकिन बेसिकली इसके पास तो मुख्तलिफ टाइमिंग इंडेक्सेस के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं ना, सैम्पल्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बात क्लियर है कि मतलब नीचे वाली ब्रांच की आउटपुट कैसे आई और ऊपर वाली ब्रांच की आउटपुट कैसे आई, तो क्या आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि दोनों आउटपुट्स डिफरेंट हैं? यस। अच्छा, कि ये शोर वाला माइक फिर ऑन हो गया। थैंक यू। अच्छा, ओके, तो ये जो सिस्टम हमें गिवन है, ये सिस्टम बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, हमने देखा कि मतलब n के साथ जब एक चीज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है, तो सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। अच्छा जी, हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज ये मतलब इंटरपोलेशन करके हमने सिस्टम बनाया है, दैट इज x ऑफ 2n। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम जब पहला देखें, अच्छा आप अब इसमें करते जो मेरा ख्याल है यूँ हो कि पहले आप मतलब अगर मैं आप एसएनएस की टर्म्स में देखूं तो प्रॉब्ली पहले आप इनपुट को डिले करते हो और डिलेड इनपुट की वजह से आपकी जो इनपुट है वो x ऑफ n माइनस n नॉट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, x ऑफ n माइनस n नॉट दिया, मैम x ऑफ n नॉट सिस्टम को देंगे दोबारा। सिस्टम को, हाँ मतलब अब ये मैं आपके एसएनएस के तरीके से करने की ओके कोशिश ओके कर रही हूँ। मैम, उसमें हम बस एक फिगर बना रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि ये चेंज क्यों है। चेंज क्यों है? नहीं, ओके, अब मुझे किसी ने बताया था अभी कि एसएनएस में आप लोग इक्वेशंस की टर्म्स में करते थे इसको सॉल्व। तो मैम उसके ऊपर भी तो हम इक्वेशन लिख रहे थे ना, हाँ, बस इक्वेशन ये लिख रहे थे, पढ़ने लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब मुझे उससे समझना या समझाना आसान लगता है। अभी मैं थोड़ा सा आपका एसएनएस का तरीका फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक है मैम। इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे करने की कोशिश करते हो। अच्छा जी, अब जब हम लोगों ने डिलेड इनपुट को सिस्टम से गुजारा तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? मैम 2n माइनस n नॉट आएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो रहा होगा अंदर वो। ये ठीक है, जी मैम। ओके। अब हम लोगों ने सिस्टम से गुजार लेना है, सिस्टम से गुजार लेंगे हम जब, तो 2n अच्छा आ जाएगा। इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। सिस्टम्स आउटपुट इज x ऑफ 2n। ठीक है, और अब इसको मुझे डिले करना है। ठीक है, तो जब मैंने इसको डिले किया तो y टू n को मैं लिख सकती हूँ x ऑफ 2n माइनस n नॉट। ओके, ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर भी पता चल रहा है कि दोनों ब्रांचेस में जो आउटपुट आ रही है वो डिफरेंट है। तो ऐसा सिस्टम, ये सिस्टम भी हमारे पास जो है, दिस इज टाइम वेरिएंट। ठीक हो गया? मैम मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आपने मल्टीप्लाई वाली टर्म से ना बताया कि ये टाइम वेरिएंट होता है और ये टाइम इनवेरिएंट होता है। मैम उसकी समझ नहीं आई, वो आप दोबारा बता देंगे कुछ छोटी सी एग्जांपल देकर वो बात जो है। वो यही बात है जो आपने इन दोनों एग्जांपल्स में देखी। अगर आप यहाँ पे देखो ना कि n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि टाइम फैक्टर के साथ, और यहाँ पर भी n के साथ, मतलब रिवर्सल का मतलब अगर मैं मैथमेटिकली देखूँ तो यहाँ पे n के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो सिस्टम हमें मिले हैं वो दोनों टाइम वेरिएंट सिस्टम्स हैं। ये मैं चीज़ बता रही मैम थी। इन केस यहाँ पर होता n+2 होता तो फिर ये टाइमिंग वेरिएंट होता। n+2 अगर होता, मेरा ख्याल है कि ये टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है मैम। ठीक है, आप करके भी देखना, लेकिन ये टाइम ज़्यादा चांस मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम इनवेरिएंट होगा। अच्छा जी, अब अज्यूमिंग कि टाइम वेरिएंस या इनवेरिएंस का होना हमें समझ आ गया है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज लिनियरिटी। ठीक है,
वहाँ आपको पता है कि लीनियरिटी में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं? लीनियर नॉन लीनियर। जी, वो तो अच्छा चलो लीनियरिटी के ऑपोजिट हो गया ना, एक होमोजेनिटी। मैम वो यही था कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था मैम, अब मेरे ज़हन में आ गया। ओके, चलो दैट्स ग्रेट। होमोजेनिटी क्या होता है? या इस मतलब अगर कोई सिस्टम होमोजीनियस हो तो उसका मतलब है, तो उसका क्या मतलब है कि वो क्या करेगा? क्या कंडीशन फुलफिल करेगा? जल्दी से। मैम जी। वो एडिशन पे आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि मेरे पास कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मैम वो उधर है बच्चे दूसरी मीटिंग में, आप इधर अच्छा, आ गई। मुझे दूसरी मीटिंग नहीं, मेरे पास विजिबल नहीं हो रही। मैम इसका लिंक शेयर कर दें। नहीं, मैंने आपको इनवाइट कर एक मिनट। ओके, मुझे नज़र आ रही है। ओके, अच्छा मैं इसको पहले लीव करती हूँ और फिर मैं दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, एक तो आई एम सॉरी कि ये थोड़ा-सा मिसहैप हुआ, और दूसरी बात ये कि थैंक यू कि आप लोग सारे अभी तक वेट कर रहे हो। अच्छा, मैं आपके साथ ज़रा नो प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि फिर हम
कंटिन्यू करें जहाँ से ब्रेक किया था। अच्छा जी, होमोजेनिटी का शायद कोई स्टूडेंट बता रहा था, कॉन्सेप्ट ये क्या होता है? स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, होमोजेनियस सिस्टम्स कैसे सिस्टम्स होते हैं? अच्छा, होमोजेनियस सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर किसी इनपुट एक्स ऑफ एन पे वो सिस्टम्स वाई ऑफ एन दें, तो एक स्केल्ड इनपुट पे, यानी कि इनपुट को मैं किसी फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दूं विच कैन बी लेसर देन वन और इट कैन बी ग्रेटर देन वन, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आउटपुट बी, और मतलब अगर आउटपुट उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होके स्केल होके मुझे मिले तो ऐसा जो सिस्टम होता है दैट वुड बी ए होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है। फिर एक और चीज़ होती है एडिटिविटी या फिर सुपरपोजिशन। वो कौन से सिस्टम्स होते हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करें? अगर यार मुझे याद नहीं है। ओके, अच्छा अगर वो एक टेस्ट क्या था जिसमें हम इनपुट में सिस्टम अगर की प्लस आउटपुट देखे या में आउटपुट में अलग अलग करके देखे प्लस तो सेम करके इनपुट सेम आना चाहिए इसको। ओके, वो तो ओवरलैपिंग थी इन द सेंस के मतलब दो स्टूडेंट्स इकट्ठे बोल रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ आई कि सेम आना चाहिए रिस्पॉन्स। अच्छा जी, x1n पे अगर मतलब मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों से मतलब डिफरेंट हो जो आप कह रहे हो तो मुझे प्लीज़ बताना। x1n अगर इनपुट पे देने से हमें y1n मिले और x2n देने से लेट्स सपोज कि हमें जो आउटपुट मिले हम उसका नाम रखते हैं y2n, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों इनपुट्स इकट्ठे अप्लाई करें और हमें आउटपुट एक मतलब कंबाइंड आउटपुट मिले, तो ऐसा सिस्टम एडिटिविटी या सुपरपोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और जो सिस्टम्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें ऐसे सिस्टम्स लीनियर सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मतलब मुझे थोड़ा सा आसान लगता है कि हम सिर्फ सुपरपोजिशन को देख लें, लेकिन अदरवाइज अगेन ये थोड़ा सा आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने इसे कैसे सीखा हुआ है, पुराना कॉन्सेप्ट किस तरह से आप लोगों का बिल्डअप हुआ है। अगर आप होमोजेनिटी भी चेक करते हो फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर तो इट्स अप टू यू, आप वो भी चेक कर सकते हो साथ। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं देखती हूँ कि जो कि लीनियरिटी देखना या निकालना निस्बतन थोड़ा सा आसान होता है, तो लेट मी सी कि मैं इसको थोड़ा सॉल्व किए बगैर हम आगे चलें, और अगर आपको लगा कि ज़रूरत है सॉल्व करने की तो फिर कर भी लेंगे। मेरे पास अगर एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनपुट, मैं जो भी सिस्टम को इनपुट दूँ उसकी कुछ साइन वैल्यू निकाल के मुझे देता है, तो ऐसा सिस्टम लीनियर होगा या नहीं? मैम होमोजेनियस तो होगा तो होमोजीनियस होगा? ये नहीं सॉरी गलती कर रहा हूँ। नहीं, होमोजीनियस नहीं होगा ना, मतलब इट माइट बी होमोजेनियस नहीं पॉसिबल होगा कि एक्स ऑफ एन की जो आउटपुट हो वो ए इंटू एक्स ऑफ एन, मतलब एक्स ऑफ एन की आउटपुट और ए इंटू एक्स ऑफ एन की आउटपुट डिफरेंट होगी, और तो ज़रूरी नहीं हाँ कि, ठीक है ना होगी डिफरेंट जी। या तो मतलब अगर तो वैसी मतलब अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि ये होमोजीनियस नहीं है तो फिर तो नॉन लीनियर वैसे भी डिक्लेयर हो जाता है। हाँ नॉन लीनियर है लेकिन ये जिस तरह तो से मैं हमें आपको बता रही थी कि सुपरपोजिशन अगर हम देखते हैं तो अब मतलब आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि x1n अगर हम इनपुट पे दें तो हमारे पास जो y1 आएगा दैट वुड बी डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, और x2n अगर हम इनपुट पे दें तो y2n जो आएगा दैट वुड बी
इस इक्वेशन क्योंकि जो भी इनपुट सिस्टम ये है, सिस्टम ये कर रहा है कि जो भी इनपुट वैल्यू है उसका कोसाइन कंप्यूट करके आउटपुट पे दे रहा है। और अगर हम दोनों इनपुट्स इकट्ठे दे दें तो मतलब ये तो सिर्फ एक एडेड नंबर है ना, सिस्टम को तो बेसिकली एक नंबर मिल रहा है। तो सिस्टम की तो वो आउटपुट cos of x1 plus x2 कर देगा। मतलब वो जो भी एक नंबर उसके पास इनपुट पे है उसने उसका कॉस कंप्यूट करके आउटपुट पे दे दिया। और अगर हम इन दोनों आउटपुट्स को इंडिविजुअली सम अप करें तो वी वुड गेट cos x1n plus cos x2n which is not equal to this equation। ठीक है, तो Non-linear। ये सिस्टम नॉन लीनियर है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये समझ आइए। यस मैम। ओके, अब हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो एक ऐसे सिस्टम की है जिसमें इनपुट सिग्नल जब हम देते हैं तो करता यूँ है कि एक खास फ्रीक्वेंसी की कॉज वेव जनरेट हो रही है उसके पास और वो उससे मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट पे सिग्नल दे देता है। ठीक है, अच्छा ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर ही है मैम ये भी। ये भी नॉन लीनियर। अच्छा ये सिस्टम लीनियर है, आप इसको थोड़ा सा अपने पास इक्वेशन की टर्म्स में लिख के तो देखना। ऐसा सिस्टम देखा हुआ है वैसे आपने पहले कभी जिसमें इनपुट सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करें cos ओमेगा नॉट n से और आउटपुट मिले हमें, ऐसा कोई सिस्टम याद आता है? मैम ये वो हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है उसमें दिस इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन ठीक है, AM है ये। AM है। Yeah. AM इज अ लीनियर सिस्टम, FM है बता नॉन लीनियर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। अच्छा, अब हम लोगों ने जब लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो हमें पता ये चला कि हम इनपुट को एक गिवन टाइम इंस्टेंट फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 पे दें या हम उसको डिले करके दें तो सिस्टम की आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो टाइम इनवेरियंस है या वो ये कहती है कि सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डिले इन इनपुट सिग्नल। ठीक है, और जो लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हम अपनी इनपुट को मतलब कुछ छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकें सच दैट कि हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इनपुट है और हम उसको ऐसे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि उसका मतलब एक ब्लॉक या उसका एक पीस या एक एलिमेंट निस्बतन आसान है हैंडल करना, और हम उसको जब सिस्टम की इनपुट पे देते हैं और हमें मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा है कि सिस्टम की आउटपुट क्या आएगी और मतलब उन सारे चंक्स को हम इंडिविजुअली सिस्टम के इनपुट पे दें और वो जो सारे चंक्स की आउटपुट होगी उन सारे आउटपुट सिग्नल्स को हम एडअप कर लें तो उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा अगर इनपुट सिग्नल को इकट्ठे दिया जाए और फिर आउटपुट को देखा जाए। ये जुमला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन क्या ये समझ आया? यस मैम। ओके, तो ऐसे सिस्टम्स जो कि लीनियरिटी भी फुलफिल करें और टाइम इनवेरियंस भी फुलफिल करें, एक तो हम उनको LTI सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम्स। अच्छा, दूसरी बात है कि ये एजम्पशन कि सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरियंट होगा वो हमारे कम से कम ये वाला मसला बड़ा आसान कर देता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इनपुट सिग्नल हो तो हम उसकी आउटपुट कैसे निकालें। अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स पढ़े थे और उसमें मतलब हम लोगों ने इम्पल्स सिग्नल देखा था और फिर स्टेप सिग्नल देखा था और फिर एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखा था भी जिसके दो पार्ट से एक रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल और एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं टाइम डोमेन की तो उसमें यूजुअली हमारे पास ये दो सिग्नल्स इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर इन सिग्नल्स का ज़रा इवन एक्सपोनेंशियल सिग्नल का ज़रा ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ये दोनों सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ये बस टाइम डोमेन में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल टाइम डोमेन में इस्तेमाल नहीं हो सकते एंड वाइस वर्सा, होते हैं इस्तेमाल। लेकिन जो मैंने इस टर्म में लिखा कि अभी हमें सिग्नल्स की थोड़ी सी समझ आ चुकी है, हम उसे टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में थोड़ा सा समझ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो
और हम उसे कोई इनपुट दें तो उसकी आउटपुट कैसे निकले। तो अगर हम टाइम डोमेन में रहते हुए ये आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे तो तब हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है अगर हम इन सिग्नल्स के साथ डील करें। ठीक है, इस टर्म से मैंने कहा कि ये सिग्नल ज़्यादा टाइम डोमेन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इम्पल्स और स्टेप में से जो ज़्यादा सिंपलर सिग्नल है दैट इज़ इम्पल्स ऑफ कोर्स। तो हम अगर अपने सिस्टम अगर अपने सिग्नल को इनपुट सिग्नल को बहुत सारी इम्पल्सेस में डिवाइड कर लें या तोड़ लें और हमें अगर एक इम्पल्स के ऊपर सिस्टम की आउटपुट निकालनी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा इनपुट सिग्नल बहुत सारी इम्पल्सेस के ऊपर कंप्राइज होगा, अ, उसकी आउटपुट निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन की टर्म्स में हम इसे कैसे कहेंगे? इक्वेशन की टर्म्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारा जो इनपुट सिग्नल है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ इम्पल्स फंक्शंस। ठीक है, मतलब वो अगर के की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो कुछ नेगेटिव साइड पे ये वाली इम्पल्स फंक्शंस बनेंगी एंड सो ऑन। और यहाँ पे हर इम्पल्स फंक्शन का एक अपना स्ट्रेंथ फैक्टर होगा और हम कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ के, इसको जनरली हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो हम लोगों ने अपने इनपुट सिग्नल को डिकम्पोज कर लिया बहुत सारे इम्पल्स फंक्शंस में और हर इम्पल्स फंक्शन की अपनी स्ट्रेंथ है। और हम ये कहते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर केथ इम्पल्स फंक्शन इनपुट पे देते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी आउटपुट आती है दैट इज़ केथ आउटपुट। ठीक है, और इन सारे आउटपुट सिग्नल्स को या चंक्स को जब हम एड अप करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा y ऑफ n के, मतलब अगर x ऑफ n मतलब वैसे दिया जाए तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है y ऑफ n आएगा। ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अपने लिए आसान कर लिया, x ऑफ n को ब्रेक डाउन कर लिया और फिर एक पर्टिकुलर चंक पे देखा कि आउटपुट क्या आती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हमारे पास इन्फिनिट आउटपुट कंपोनेंट्स होंगे, इन सबको हमने ऐड किया और हम इसको y ऑफ n कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है? यस मैम। ओके, अच्छा, अब इसमें जो पहली चीज़ है वो ये कि हमें अपने इनपुट को डिकम्पोज करना आना चाहिए या इम्पल्सेस की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर ऐसा सिग्नल है x ऑफ n इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 -2 0 1, तो इम्पल्सेस की फॉर्म में मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? इम्पल्सेस की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये होगा ना जो 3 अच्छा चलो n भी हम लिख देते हैं, n+1 n+1 बिल्कुल ठीक है। ये मैं किसी और को जगह सोच ओके, वो 0 पे है। ये 0 पे है तो इसको लिखना थोड़ा सा आसान है। तो ये इम्पल्स ऑफ n ठीक है, अगला आ गया और 0, आप मतलब माइनस चूंकि को ये इम्पल्स या 0 स्ट्रेंथ के साथ है तो इसको हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता +0 जी। और ये आ गया हमारे n पास, -0 ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास एक गिवन सिग्नल हो तो उसको हमें इम्पल्सिस की फॉर्म में लिखना आना चाहिए और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप जो पता होना चाहिए वो ये कि एक इनपुट्स मतलब इम्पल्स जब इनपुट पे हम देंगे तो आउटपुट क्या आएगी। अच्छा, वो हमें और मतलब ये बात उससे पता है अपने तजुर्बे से या लिटरेचर से, चलो हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम इनपुट पे एक इम्पल्स सिग्नल दें तो जो हमें बेसिकली आउटपुट मिलती है वी कॉल इट h ऑफ n और ये बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स है। मतलब इनपुट पे इम्पल्स हमने दी तो जो हमें रिस्पॉन्स मिला वी कॉल इट इम्पल्स रिस्पॉन्स। जिस तरह से अगर हम इनपुट पे यूनिट स्टेप अगर स्टेप सिग्नल दें तो हम उसको स्टेप रिस्पॉन्स कहेंगे, साइनसॉइडल दें तो स्टेप साइनसॉइडल रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो इनपुट पे इम्पल्स देने से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल सिग्नल वी कॉल इट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये स्पेशल इसलिए है कि एक तो इसकी मतलब ये सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करता है कि सिस्टम अगर सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक इम्पल्स दी जाए
तो उसकी वजह से वो जो रिएक्ट करेगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत यूज़फुल भी होता है। और इसको अभी फर्दर जो है ना, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये लिखना चाहूँगी कि अगर डेल ऑफ n माइनस एन नॉट देंगे तो ये जो आउटपुट होगी ये इट वुड बी h ऑफ n माइनस एन नॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं ना, कि मैंने डिलेड इम्पल्स दी तो डिलेड रिस्पॉन्स आया, मैंने इम्पल्स को a से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट पे आया। ये अगर अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, मतलब a को मिटा के, तो ये वाली जो चीज़ थी ये उसकी टाइम इनवेरियंस की वजह से पॉसिबल हुई थी, और ये जो a वाली चीज़ थी ये सिस्टम की लीनियर होने की वजह से पॉसिबल हुई है। तो इसलिए सिस्टम का लीनियर और टाइम इनवेरियंस होना बेसिकली हमें सिस्टम की आउटपुट कंप्यूट करने में हेल्प करता है। ये जो आपको शायद देख के पता चला होगा कि हम कॉन्वोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही LTI सिस्टम्स पे होता है। अगर सिस्टम LTI नहीं होगा तो कॉन्वोल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। तो एक बहुत बड़ी असम्पशन, मतलब बड़ी का मतलब इम्पोर्टेंट वो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के लिए ये है कि सिस्टम LTI हो। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फॉर्मल एग्जांपल से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रही हूँ कि कॉन्वोल्यूशन हम उसके पीछे एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। लेट्स सपोज कि मेरे पास x ऑफ n डिफाइंड है, ये 0 के ऊपर है, इसका एम्पलीट्यूड 1, और यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। और उसके अलावा इट्स ऑल 0, और मेरे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हम कह देते हैं, सिंपल सा रख लेते हैं ताकि हमें अभी तक हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दो इसमें सैम्पल्स हैं और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 1। अच्छा, जो मेरे पास x1n है, यानी कि एक सैम्पल की मैं बात इसमें करूँगी, दैट इज़ एट n इज इक्वल टू 0 और उसका एम्पलीट्यूड 1 है। इसकी वजह से जो मेरे पास आउटपुट सिग्नल आएगा आई वुड कॉल इट y1n, और वो ये होगा। ओके, ये बात समझ आई है? यस मैम। अच्छा, अब मेरे पास जो इनपुट का दूसरा कंपोनेंट है वो ये है। अब इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगी? इसकी वो वजह टू से मल्टीप्लाई आएगी हो जाएगा और साथ 1 और 2 पे आएगा। बिल्कुल ठीक है। दोनों 2 हो इनपुट का जाएंगे। कंपोनेंट डिले हो गया ना, तो आउटपुट जो है वो बेसिकली उसमें भी एक एक सैंपल का शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। जो 0 वाला सैंपल था वो 1 पे चला जाएगा, 1 वाला सैंपल 2 पे आ जाएगा, और इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद अब हमें ये मिलेंगे, ठीक है। और इनपुट का जो तीसरा कंपोनेंट है, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम हो गई है, अच्छा जी, इनपुट का जो तीसरा कंपोनेंट है, यहाँ पर मेरे पास टाइम इंडेक्स 2 के ऊपर एक सैंपल है विच इज़ ऑफ वैल्यू -1। इसकी वजह से y3n मुझे क्या मिलेगा? ये -1 मिलेंगे 2 और 3 पे। 2 और 3 पे मुझे ये -1 मिलेंगे। -1 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास जो अब अगर मैं देखना चाहूँ कि yn क्या आएगा, इसकी yn की इक्वेशन क्या होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ दीज 3 ऐड कंपोनेंट्स। कर देंगे इनको ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही है। yn would be equal to y1n plus y2n plus y3n। अच्छा, एक तो ये वाली बात है। अच्छा, y n का पहला सैंपल कहाँ होगा?
0 पे। और लास्ट सैंपल 3 3 पे। अच्छा, आप लोगों ने शायद ये चीज़ पढ़ी हो कि इन जनरल ये हम चीज़ कैसे निकालते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं। अगर हमारे पास x ऑफ n और h ऑफ n हो, तो जैसे ये मतलब x ऑफ n और h ऑफ n हमारे पास है, तो ये हम चीज़ कैसे निकालते हैं कि आउटपुट का पहला सैंपल कहाँ आएगा और लास्ट कहाँ आएगा? कुछ आइडिया है इस चीज़ का? मैम मुझे टोटल लेंथ का आइडिया है, लेकिन अच्छा, वो आप एक दफा ना ओके। बता देना ये सारा। अच्छा, टोटल तो ये दिया देखो ना मैं यहाँ पे लेंथ बना और रही हूँ बॉक्सेस। ये होती है ना कि दोनों को ऐड करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों के ये नीचे मैंने ऐड रेड करना। कलर से जो बॉक्सेस बनाए हैं ना, ये बेसिकली मतलब जी जी, x ऑफ n का पहला सैंपल और h ऑफ n का पहला सैंपल, इन दोनों इंडेक्स वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो पहला आउटपुट का पहला सैंपल 0 पे आता है, ठीक है। और x ऑफ n का लास्ट सैंपल और h और ऑफ n का लास्ट सैंपल, इन दोनों को ऐड अप करके आपने वन मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2 + 2 - 1, और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 + 0। ये फर्स्ट सैंपल है, ठीक है, 0 + 0। और ये जो लास्ट सैंपल हमारे पास आता है दैट इज 2 + 2 - 1, ये हमारे पास लास्ट सैंपल आ गया। ओके, फिर थोड़ी सी यहाँ से मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिग्नल है दैट इज करेक्ट। मैम ये तो इन केस वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नहीं नहीं, नॉट तो वैसे नेसेसरीली, ओवरऑल ये इनकी ओवरऑल भी लेंथ जो वैलिड है, होती है ये ओवरऑल भी वो वैलिड है। दोनों की लेंथ -1 नहीं होती। तो वो तो लेंथ वाइज हो गया ना, लेंथ तो वैसे भी मतलब एक पॉजिटिव नंबर रहता है, लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये कि आपका फर्स्ट सैंपल कहाँ पर आएगा और लास्ट सैंपल आएगा किसी टाइम इंडेक्स पे, मतलब टाइम इंडेक्स ओके की बात कर रही हूँ। वो जो आप बात समझ कर रहे हो गया। वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन थोड़ी सी इससे डिफरेंट है जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक ये है। मैं समझ गया, ये उसकी रेंज के लिए, ये आउटपुट रेंज की के रेंज लिए है, के लिए। यस, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो इन जनरल ट्रू है ना किसी भी सिग्नल के लिए। मतलब ओके किसी भी टाइम रेंज पे सिग्नल्स एग्जिस्ट करें। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो कल के लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन को देखना है ना, और कोशिश करनी कि कल ही हम मतलब कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक ख़त्म भी कर दें। उसे हम 3 तरह के सिग्नल्स देखेंगे। ऐसे सिग्नल्स जो कि दोनों फिनिट टाइम ड्यूरेशन के हों, मुझे यहाँ कॉमा डालना चाहिए, फिनिट टाइम ड्यूरेशन के हों, ठीक है। उसके अलावा फिर फिनिट टाइम ड्यूरेशन का एक सिग्नल हो और दूसरा सिग्नल इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन का। हम एक तीसरा सिग्नल भी देख सकते हैं जिसमें दोनों सिग्नल इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के होंगे, लेकिन उसको बस थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है कि नहीं होता, इतना भी नहीं होता वैसे। ओके, विल सी अनदर एग्जांपल जहाँ पे दोनों सिग्नल जो हैं वो इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों ने ये चीज़ करनी है, मतलब हर टाइप की एक एग्जांपल करनी है। दूसरा, आप लोगों ने अब एसएनएस में जब कॉन्वोल्यूशन पढ़ी थी तो आप लोगों ने परहैप्स पढ़ा हो कि एक तरीका ये होता है कि हमारे पास दोनों सिग्नल्स जो हैं वो उसकी ड्राइंग हुई हुई और हम ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन कर लें, और दूसरा आपने शायद पढ़ा हो कि हमारे पास सिग्नल्स इक्वेशन की फॉर्म में हों और हम उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। यस मैम, ये ओके, मतलब पता है इनका पता है, आइडिया है, ओके लेकिन ओके, दैट्स आती गुड। नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि फिर जो फिनिट टाइम ड्यूरेशन होते हैं ना, मतलब ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर यूजुअली, बट आई वुड सी ऑलवेज, आई वुड लाइक टू सी ऑलवेज, इस तरह के जो टाइप होती है ना कि इसमें दोनों सिग्नल्स फिनिट ड्यूरेशन के हों, उसके ऊपर ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन लगती है, ठीक है। और जो हाँ बस फिनिट इन्फिनिट
मतलब ये जो बाकी के दोनों कॉम्बिनेशंस हैं फिनिट इन्फिनिट या इन्फिनिट इन्फिनिट, उसमें हम ज़रा इन दोनों को मिला जुला कर काम चलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमें ग्राफिकल कन्वोल्यूशन से एग्जैक्टली पिक्चर हम फाइंड आउट करते हैं कि सिग्नल की ओवरलैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, और फिर रिजल्ट निकालने के लिए हम कन्वोल्यूशन सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने कल इंशाल्लाह देखना है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम कन्वोल्यूशन का टॉपिक कल ख़त्म कर लें। तो अगर आप लोगों के कोई मसले मसाइल हैं तो आप कल ज़रा उन सवालों के साथ आना, अदरवाइज़ इसकी थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करना ताकि हम इसको बहुत लंबा ना लटकाएं। ठीक हो गया? ओके चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल हमने हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम और उनके आंसर भी बस दे दीजिएगा कन्वोल्यूशन के लिए। मैं क्या करूं कन्वोल्यूशन के लिए? मैं आपकी बात पूरी समझी नहीं हूँ। मैं कन्वोल्यूशन के लिए क्या करूं? मैम कह रहा था कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। या ओके, वी कैन डू दैट। सॉल्यूशन दे दे। आपके पास ये जो प्रोकेस की बुक है इसका सोल्यूशन मैनुअल है? हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दीजिएगा ओके कुछ ओके, कि हम लोग खुद नो भी मैम सोल्यूशन नहीं है। अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। सोल्यूशन मतलब अपने आंसर बता दीजिएगा, मैच कर लेंगे कि हमारे आंसर जी ठीक। जी, ये भी हो सकता है, और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे इंशाल्लाह याद रहा तो मैं, और मेरे पास अवेलेबल भी हुआ तो मैं प्रोकेस का सोल्यूशन मैनुअल भी उसके ऊपर अपलोड कर दूँ टीम्स के ऊपर। ठीक है, ओके मैम ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होती है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़।